नमस्कार दोस्तों, स्वागत होगा चैनल से बड़ी खबर के साथ। अगर सामने मौत यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जैसे ही देश के सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार की होने लगी किरकिरी, चाहे चंडीगढ़ का मामला हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, इसके बाद लगभग एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से जुड़ाव रखने वाले 600 के आसपास वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है। दोस्तों बताएंगे आपको किस तरीके की बौखलाहट सामने आई और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी पूरे मामले पर टिप्पणी की गई है। बताएंगे किस तरीके की कोशिश की जा रही है दोस्तों। वहीं पर बीजेपी के सांसद के समर्थक आपस में भिड़ गए, भाजपाइयों में जमकर आपस में नोकझोंक देखने को मिली है। इसी के साथ में झारखंड के अंदर बीजेपी के 5 बार के सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बताएंगे कौन से बड़े नेता है दोस्तों। इसी के साथ में एक और पूर्व सांसद ने छोड़ा है बीजेपी के गठबंधन का साथ लिंगायत समुदाय के साथ साथ एक और बड़े समुदाय ने बीजेपी से टिकट बदलने के लिए कहा है। दोस्तों बताएंगे भाजपा उम्मीदवार के विरोध को लेकर बड़ी जानकारी 2 बड़े राज्यों से सामने आ रही है और बीजेपी के राष्ट्रवाद की पोल लोकसभा चुनाव से पहले खुलने वाली है। बताएंगे 10,000 के आसपास लोग एक साथ बीजेपी को देने वाले हैं। बड़ा चैलेंज, बताएंगे कौन सा बड़ा मामला है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने देश के अंदर परिवर्तन चाहते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरीश साल्वे सहित 600 के आसपास वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है। आपको बता दें कि हरीश साल्वे वो वकील हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई सारे केसों को कोर्ट के अंदर लेकर जाते हैं, उनकी दलीलों के बारे में कोर्ट में जानकारी देते हैं। ऐसे में दोस्तों 600 के आसपास वरिष्ठ वकीलों को इकट्ठा करके ये लेटर लिखवाया गया है। इसमें हरीश साल्वे समेत चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल और उज्ज्वला पवार के साथ साथ उदय हुल्ला और स्वरूपा चतुर्वेदी का नाम शामिल है। चिट्ठी में न्यायपालिका की अखंडता को कम करने की कोशिश करने पर भी चिंता व्यक्त की गई है। कहा जा रहा है कि दबाव समूह कई सारे काम कर रहे हैं जो अपने पक्ष में डिसीजन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर लगातार दबाव बना रहे हैं। न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर सियासी हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े मामले में हो रहा दबाव डालने का प्रयास। इसके बाद और भी बड़ी जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस न्यूज पर रिप्लाई करते हुए कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही इन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। ये बेशर्मी से अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस लेटर पर रिप्लाई करने का सीधा मतलब यह है कि एक तरीके से पूरा मामला उठाया जा रहा है, यानी पहले लेटर लिखवाया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से कई बड़े निर्णय लिए गए थे, चाहे चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसके चुने गए मेयर के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई के पीछे लगकर जल्द से जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल निकलवाने का मामला हो। सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों मामले को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को बुरा लग रहा है और ईडी के मामले को लेकर भी कोर्ट के आदेश को बार बार चुनौती दी जा रही है। और ऐसे में दोस्तों ये जो लेटर लिखा गया है, क्या ये सहयोग है या फिर ये किया गया प्रयोग है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी नेता फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं, रैलियां और जनसंपर्क में समय दे रहे हैं, मगर इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कार्यकर्ताओं के आक्रोश के कारण बीजेपी के सांसद शांतिनगर में प्रचार कार्यक्रम अचानक बीच में ही छोड़कर चले गए। शांतिनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के नेता और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर झड़प देखने को मिली। इस दौरान स्थानीय नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता और सांसद पीसी मोहन के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बीजेपी के समर्थकों ने सांसद पीसी मोहन पर 3 बार सांसद चुने जाने के बावजूद कोई काम नहीं करने का सवाल उठा दिया। साथ ही बीजेपी समर्थकों ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उनका विरोध किया जा रहा है कि अपने कार्यकाल में मोहन ने लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया और जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही अपने सांसद को आईना दिखाया तो वो इस आईने को देख नहीं पाए और यहाँ से चले गए। साथ दोस्तों झारखंड में भी एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। राम अटल चौधरी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर रांची से 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर संजय सेठ को उम्मीदवार बना दिया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा और अच्छा खासा वोट उनको मिला। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा है। इस दौरान मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा मौजूद रहे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने भी उनको पार्टी में ज्वाइन कराते हुए उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूं। माना जा रहा है कि चौधरी रांची सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों 5 बार के वरिष्ठ सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो मीडिया में इस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा। साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में अमेरिका की टिप्पणी को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से आपत्ति जाहिर की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने फिर से आलोचना की है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इस मामले को लेकर अब एक बार फिर से अमेरिका ने मुद्दा उठाया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर टिप्पणी करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को सीज किए जाने का भी गंभीर सवाल खड़ा किया है। अमेरिका ने कहा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के लोगों से अवगत है कि टैक्स अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक अकाउंटों को भी फ्रीज कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को प्रभावी ढंग से प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। हम इनमें से प्रत्येक मुद्दे को लेकर निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया को लेकर प्रोत्साहित करते हैं। मैथ्यू मिलर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी को लेकर भारत द्वारा अमेरिकी राजनयिक को बुलाए जाने और कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते को जब्त करने के मामले को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने फटकार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने कहा कि वो चाहते हैं कि लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। देखते हैं भारत सरकार
सरकार की ओर से क्या टिप्पणी की जाती है दोस्तों। साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद अरुण कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वह पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज है। जानकारी के मुताबिक वो नवादा या जहानाबाद से टिकट चाह रहे थे, लेकिन नवादा बीजेपी के पास और जहानाबाद सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। अरुण कुमार ने कहा कि चिराग पासवान को यह समझना चाहिए कि हम लोग माला जपने वाले हिमालय के साधु नहीं है। हम जनता के हक की लड़ाई के लिए 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मैंने खुद को उनसे अलग कर लिया है। साथ साथ दोस्तों, लिंगायत समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का जोरदार विरोध किया है। लिंगायत समुदाय ने बीजेपी से कर्नाटक की धारवाड़ सीट से उम्मीदवार को बदलने की मांग की है। लिंगायत समुदाय का कहना है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की पर्सनालिटी खराब है, इस वजह से उनकी जगह किसी और उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए। समुदाय की ओर से बीजेपी को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। धारवाड़ सीट पर लिंगायत समुदाय के मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ लिंगायत मतदाताओं के उम्मीदवार की जीत श्योर मानी जाती है और लिंगायत समुदाय के वोटों से ही डिसीजन तय होते हैं। कर्नाटक में 2 चरण में मतदान होने वाला है। 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 7 मई को वोटिंग होगी। फकीरेश्वर मठ के पुजारी फकीरा डिंगलेश्वर स्वामी जी ने कहा कि धारवाड़ सांसद को लेकर कर्नाटक के संतों ने चर्चा की है। सभी मठों के पुजारियों ने सांसद बदलने का फैसला करने की मांग की है। इसके लिए 4 दिनों का समय दिया जा रहा है। 31 मार्च तक इंतजार करेंगे। अगर निर्णय नहीं लिया जाता तो उसके बाद 2 अप्रैल को हम लोग अपना फैसला सुनाएंगे। पर्सनैलिटी खराब होने का आरोप लगाया गया है। समुदाय के लोग नाखुश है, ये जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, क्या बीजेपी प्रहलाद जोशी का टिकट काटेगी? ये बड़ा सवाल है, लेकिन लिंगायत समुदाय का विरोध क्या भाजपा लेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव, किरणमय नंदा के साथ साथ राम गोपाल यादव, आजम खान का भी नाम ऐड किया गया है जो जेल में बंद है। जया बच्चन से भी प्रचार कराया जाएगा। डिंपल यादव, जावेद अली खान, नरेश उत्तम पटेल, रामजी लाल, शिवपाल यादव, राम गोविंद चौधरी, इंद्रजीत सरोज और रमेश प्रजापति के साथ में ओम प्रकाश सिंह का भी नाम ऐड किया गया है। राजपाल कश्यप, राम आश्रय विश्वकर्मा, महबूब अली, साजिद मंजूर और किरण पाल कश्यप का नाम ऐड किया गया है। आसू मलिक और उमर अली के साथ साथ अतुल प्रधान, रकीब अंसारी और भी कई नाम ऐड किए गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ में लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में क्षत्रिय समुदाय ने देशी रियासतों के पूर्व शासकों पर टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। साथ ही समुदाय ने चेतावनी दी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी राजकोट संसदीय सीट से उम्मीदवार रूपाला को नहीं हटाती तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। क्षत्रिय समुदाय को राजपूत भी कहा जाता है। समुदाय के प्रमुख नेताओं ने अहमदाबाद में बैठक की है और राजभर में रूपाला का पुतला जलाने का फैसला लिया है। उन्होंने रूपाला के खिलाफ प्रदर्शन के तहत आने वाले दिनों में राजकोट में समुदाय की एक बड़ी रैली के आयोजन को लेकर भी फैसला लिया है। रूपाला ने 22 मार्च को राजकोट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए टिप्पणी करते हुए कहा था कि तात्कालीन महाराजाओं ने विदेशी शासकों और अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए थे। रूपाला ने कहा था कि इन महाराजाओं ने उनके साथ रोटी बेटी का संबंध रखा। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद रूपाला ने पहले तो अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांग ली, लेकिन समुदाय की समन्वय समिति ने इसे स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद यही भाषा बोल सकते हैं, इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी को इनको हटाना चाहिए। देखते हैं भाजपा की ओर से क्या रिस्पांस किया जाता है दोस्तों, क्योंकि समिति के सदस्य का मानना है कि हम उनके माफी को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ये माफी दिल से नहीं मांगी है। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बताते हैं, लेकिन चाइना के द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा करने के जो गंभीर आरोप लगे हैं, इस पर आनाकानी वाले बयान दिए जाते हैं और ऐसे में लद्दाख में रहने वाले लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित राष्ट्रवाद की पोल खोलने का एक बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने अपना आंदोलन खत्म करने के बाद एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग चाइना के द्वारा भारत की जमीन कब्जाए जाने का जब सवाल खड़ा करते हैं तो ये लोग हमको देशद्रोही कहते हैं। इन लोगों को हम लोग बताएंगे कि कौन सी जमीन चाइना ने भारत की कब्जा ली है। दरअसल दोस्तों, स्थानीय लोगों का एक बड़ा ग्रुप 7 अप्रैल को सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लगभग 1 लाख की संख्या में जो दावा किया जा रहा है इंडो चाइना बॉर्डर के पास 4000 किलोमीटर के एंक्रोचमेंट वाले इलाके में मार्च करने वाला है और यहाँ से लोगों को, पूरे भारत के लोगों को बताया जाएगा कि कैसे राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों के साथ छल कपट किया जा रहा है। बीजेपी के लोग अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बताते हैं, लेकिन चाइना ने भारत के 4000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस पर चर्चा करने को बीजेपी तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि कोई नहीं आया था, कोई नहीं गया था। इस पर सोनम वांगचुक ने ये बड़ा आंदोलन और एक बड़े मार्च का ऐलान किया है। दोस्तों, 7 अप्रैल का सबको रहेगा इंतजार। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर स्थानीय लोग लगा रहे हैं जो लद्दाख से ही जुड़े हुए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखेगा जरूर। साथ साथ दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल को लेकर एक बड़ी जानकारी आई है। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल जो महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा है, उनके ऊपर सीबीआई ने जो केस करप्शन का रजिस्टर किया था 2017 में, उसको क्लोज कर दिया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल को आखिरकार करप्शन के मामले में मुक्ति मिल गई है। 2017 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद मामला दर्ज किया गया था। 7 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि कोई सबूत नहीं मिला और इसके बाद क्लीन चिट दे दी गई है। दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल शरद पवार की पार्टी में सेंधमारी करने वाले अजित पवार के साथ में वो नेता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ बाद में अपनी पार्टी का अलायंस बनवा दिया था और ऐसे में गंभीर सवाल उठने जरूरी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों, साथ साथ क्या बंगाल मोदी की गारंटी या फिर दीदी की गारंटी किसे स्वीकार करेगा? चुनावी हथियार बनने जा रहा है दीदी की गारंटी। अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर 2 दर्जन योजनाओं की कामयाबी को लेकर दीदी की गारंटी के नाम से पेश किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी के नाम से कई सारे गारंटी लोगों को गिनवाए जा रहे हैं। उनके मंत्री कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मतदान के दिन ईवीएम का बटन दबाते दबाते मतदाताओं को दीदी
दीदी की गारंटी याद रहे। पार्टी ने मोदी की गारंटी वाले जुमले को बेअसर करने के लिए यह फैसला लिया है। ये जानकारी उनके नेताओं ने दी है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया है, जैसे ममता बनर्जी ने किसानों की आय 3 गुनी कर दी है, लेकिन इसे 2 गुनी करने का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था 2022 तक, लेकिन 22 तो बीत गया, 2 साल आगे हो गए, लेकिन अभी तक इस पर कोई टिप्पणी सामने नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है शून्य पटक सन्नाटा है। दूर दूर तक बीजेपी के लोग इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। साथ साथ राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना से 2 करोड़ महिलाओं को सहायता मिली है, जबकि केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत आवंटित किए गए 80% पैसा तो केवल प्रचार में लगा दिए गए, केवल चेहरा चमकाने में लगा दिए गए। आप लोग अपनी राय जो लिखा। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि अग्निवीर योजना हम लोग लेकर आए हैं, इस भारत के अंदर युवा अग्निवीर बनेंगे और इसके बाद देश में अलग अलग क्षेत्र में आकर सेवा देंगे, और कई सारे और भी बेनिफिट बीजेपी के नेताओं की ओर से गिनवाए जा रहे थे दोस्तों। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार मोदी सरकार के मंत्री, रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम लोग युवाओं की जरूरत के हिसाब से ये कानून लेकर आए हैं। अग्निवीर स्कीम लागू होते ही विवाद शुरू हो गया, तो इसके बाद रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसमें बदलाव करने के लिए भी तैयार हैं। यानी राहुल गांधी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को स्क्रैप किया जाएगा, खत्म किया जाएगा और पुरानी योजना के आधार पर ही नियुक्तियां की जाएगी, परमानेंट नियुक्तियां की जाएगी। जबकि अग्निवीर योजना में मात्र 4 साल के लिए सर्विस देने के बाद 75% युवाओं को नौकरी से बाहर किसी और नौकरी में जाने के लिए कह दिया जाता है और एक मामूली सा फंड दिया जाता है आगे जीवन यापन करने के लिए। अब जब बयान राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री की ओर से आया है दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो कैंपेन चलाया था इसका दूर दूर तक असर देखने को मिल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि कैसे युवाओं को फिर से बेरोजगारी के खाई में धकेला जाएगा, और यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी के बयानों का असर हो रहा है। तो बीजेपी के लोग अब इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि हम भी बदलाव करने के लिए तैयार है। साथ साथ दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी की ओर से चला जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो फैसला लिया गया है कि मनरेगा के पैसे को बढ़ाया जाएगा। अभी मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से 234 रुपए प्रत्येक दिन काम करने के मिलते हैं, और 100 दिन की जो गारंटी है उसमें से किसी को 80 दिन, किसी को 60 दिन, किसी को 50-10 दिन का भी रोजगार मिलता है। इससे ज्यादा रोजगार किसी को नहीं मिल पा रहा। तो कांग्रेस ने वादा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो इसे 400 रुपए प्रति दिन का मेहनताना दिया जाएगा, जिससे लोग अपने जीवन यापन को अच्छे रूप से चला पाएंगे। 15 करोड़ के आसपास लोग मनरेगा पर डायरेक्ट डिपेंडेंट है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि इस तरीके के वादों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे बड़े बड़े वादे और दावे धूमिल दिखाई दे रहे हैं। 400 प्लस का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन लोगों से जुड़े मुद्दे तो राहुल गांधी ने पकड़े हैं। साथ साथ बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। कांग्रेस पार्टी को 9 सीट दी गई है, आरजेडी 26 पर लड़ेगी, 3 पर सीपीआई एमएल यानी माले पार्टी लड़ेगी और 1 पर सीपीआई पार्टी, 1 पर सीपीएम चुनाव लड़ेगी। क्या सीपीआई पार्टी को बेगूसराय की सीट दी गई है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको बता दें कि आज लगभग 12:15 बजे के आसपास अंतिम ऐलान कर दिया जाएगा। साथ साथ अग्नि न्यूज कर्नाटका ने ओपिनियन पोल में दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में 19 सीटें जीतने की स्थिति में है। 28 में से 19 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, बीजेपी को 9 सीटें मिलेगा उसके अलायंस के साथ में मिलाकर, यानी बीजेपी जेडीएस मिलाकर 9 सीटें। 47% वोट शेयर उनको मिलने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को लगभग 49% वोट शेयर मिलने जा रहा है। साथ साथ तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है दोस्तों। गोसा महल निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजा सिंह लोगों से मिलने के लिए मेडचल मलकाजगिरी जिले के गांव का दौरा करने वाले थे, जहां पर होली से एक दिन पहले विवाद हो गया था। हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में विवाद देखने को मिला था। हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन की ओर से इंटरवीन करते हुए स्थिति को संभाल लिया गया था, लेकिन अब पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस इलाके में जाने से रोका है। उसे हाउस अरेस्ट भी किया गया है, नजरबंद भी किया गया है। साथ साथ दोस्तों, वरुण गांधी ने आखिरकार पीलीभीत की जनता को लेकर एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूं तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहां पता था कि एक दिन धरती उसकी कर्मभूमि बन जाएगी, यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरा परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सौहार्दता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज उठाई है। एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे ही खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि सदैव ये कार्य करता रहूं, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो किसी राजनीतिक गुणा भाग से ऊपर का है। मैं आपका था और आपका ही रहूंगा। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन अब इसे लेकर जो एक फैक्ट चेक किया गया तो इसमें पता चला कि ये तो एकदम बोगस बातें हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि 443 पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन तमिलनाडु के 22 सीटों पर बीजेपी लड़ाई में ही नहीं है। केरल की 18 सीटों पर बीजेपी का अता पता नहीं है। तेलंगाना की 13 सीटों में से 1 से 2 सीटों पर बीजेपी का अता पता है। आंध्र प्रदेश की 6 सीटों में कहीं भी बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब की 13 सीटों पर भाजपा गायब नजर आ रही है, मात्र 1 सीट या 2 सीट पर जीत सकती है। यूटी की 2 सीटों पर बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है। नॉर्थ ईस्ट की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही। पश्चिम बंगाल की 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा घटने वाला है, तो लगभग 90 के आसपास ये सीटें हैं जो बीजेपी को मिल भी नहीं रही है। तो बीजेपी 353 सीटें आकर जैसे तैसे पहुंच पा रही है, तो 370 का आंकड़ा बीजेपी कैसे दे रही है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पॉपुलर गोल
गोरखा कम्युनिटी के नेता और हमरो पार्टी के चीफ अजय एडवर्ड ने अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करवा दिया है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ये जानकारी सामने आ रही है। सोनम वांगचुक को इनका करीबी माना जाता है। हमरो पार्टी दार्जिलिंग इलाके में काफी मजबूत है और कांग्रेस पार्टी दार्जिलिंग में इस बार चुनाव लड़ रही है और यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, क्योंकि इस बार उनके पास स्थानीय नेताओं का एक हुजूम है। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के नेत्री ने कहा कि अपने विभाग का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए स्मृति ईरानी को। अलका लांबा ने कई और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनको श्वेत पत्र लाना चाहिए। अपने मंत्रालय के कार्य को लेकर उम्मीद की जा रही है कि प्रेस वार्ता करेंगी। कम से कम ट्विटर पर आने की जगह मीडिया में आकर जवाब देना चाहिए। अलका लांबा ने कहा कि क्या देश में महिलाओं बच्चों के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है, इसका जवाब दीजिए। आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस पर आपका क्या जवाब है। मणिपुर में आदिवासी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुए 6 महीने बीत गए। कौन सी त्वरित अदालत में मामला चलाकर आरोपियों को सजा दिलवाई गई है। हरियाणा में बीजेपी के मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का मामला लगा था। प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद मंत्री पद पर बने रहे या नहीं, इसका जवाब देना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, स्मृति ईरानी महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है। कांग्रेस पार्टी राज्य में अगर ऐसी कोई जानकारी सामने आती है, सबसे पहले सामने आकर बयान देने लगती है और सुप्रिया सिनेट के मामले को लेकर भी महिला अस्मिता की बातें कर रही थी, लेकिन उनको अपने मंत्रालय के बारे में रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, जिससे देने से वो बचने की कोशिश करती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, पूर्व मंत्री मलकीत सिंह बिरमी और पूर्व विधायक लव कुमार गोल्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनको सदस्यता दिलाई गई है पार्टी की। इसी के साथ में मुख्तार अंसारी की तबियत बिगड़ गई है। दिल का दौरा की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल दोस्तों, बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबियत बिगड़ने की जानकारी है। मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें जिला पंचायत के चेयरमैन लोकल नेता राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा जा रहा है। गुना के लोकसभा सीट से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बड़ी चुनौती पेश करेंगे। एक अच्छी बड़ी फैमिली से आते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्योंकि राज परिवार के हैं, तो उनके सामने मुकाबला करने के लिए भी एक मजबूत और स्थानीय परिवार के व्यक्ति का होना जरूरी है और कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, इसी के साथ में सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है द स्क्विड नाम का, जिसे एक ऐसा व्यक्ति चला रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं समर्थन करता दिखाई देता है, दक्षिण पंथी राजनीति को सपोर्ट करता है। उसके खिलाफ तमिलनाडु में एक FIR दर्ज करी गई, तो उस व्यक्ति ने 19,000 के आसपास अपने ट्वीट डिलीट कर लिए हैं। लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम माइनॉरिटी को टारगेट करते हुए ये पोस्ट किया करता था। निर्मला सीतारमण के साथ में इस व्यक्ति की तस्वीरें भी शेयर की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, इसी के साथ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर SP सिंह के लिए कांग्रेस पार्टी ने वोट मांगा है। सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। महंगाई ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डॉलर मोदी जी की उम्र से आगे निकल चुका है। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला देश में सबसे बड़ा घोटाला है। किसी गांव में सांसद ने कोई कार्य नहीं करवाया। जिले को इस बार पढ़े लिखे सांसद की प्रतीक्षा है और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, नरेश फर्नांडिस की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि भारतीय ग्रुप ने लगभग 150 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन दिए और इसको इस बात से जोड़कर देखा जा सकता है कि मोदी सरकार टेलीकॉम पॉलिसी को लेकर यू टर्न लेती है और इसके बाद 150 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। रवीश कुमार ने कहा कि इस खबर को पढ़िए और लोगों को बताइए। वैसे आपको हिंदी के 4 बड़े अखबारों का अध्ययन करना चाहिए कि इन अखबारों में बॉन्ड की स्टोरी कैसे कवर नहीं की है। ऐसा तो नहीं है कि अखबारों के रिपोर्टर कवर नहीं करना चाहते, उन्हें छापेगा कौन। हिंदी अखबारों के पत्रकार आपकी इस खबर को ट्वीट भी नहीं कर पाएंगे। वैसे अंग्रेजी अखबारों के संपादकों पत्रकारों का भी यही हाल है। रवीश कुमार की ओर से टिप्पणी की गई है। साथ साथ दोस्तों, सुपरस्टार कमल हसन ने जानकारी दी है कि वो इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात लगातार कर रहे हैं। साथ साथ मेरठ के अंदर 23 अप्रैल को मायावती की पहली रैली होने वाली है। बसपा सुप्रीमो यहां से चुनावी बिगुल फूकेंगी। उत्तराखंड से यूपी की ओर चुनावी रैलियां करने वाली है। अपने प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के लिए पहले दिन वोट मांगेंगी और इसके बाद उत्तराखंड के अंदर भी उनकी रैलियां होने जा रही है। साथ साथ दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने जारी किया शिवसेना के 8 उम्मीदवारों की लिस्ट। देखते हैं कहां से किसको मैदान में उतारा गया है। मुंबई दक्षिण मध्य से राहुल सेवाले को मैदान में उतारा गया है। कोल्हापुर से संजय मंडली चुनाव लड़ेंगे, जबकि शिरडी से सदाशिव लोखंडे को मैदान में उतारा गया है। बुल्ढाना से प्रताप राव जाधव उतरेंगे मैदान में। हिंगोली से हेमंत पाटिल को और मावल से श्रेयांग बारने मैदान में उतरेंगे। रामटेक से राजू पारवे और हथकड़ गले से धैर्यशील माड़े को मैदान में उतारा जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी उम्मीदवारों की जाति को चोर डाकू बोल गए। कांग्रेस पार्टी के विधायक FIR दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माहौल धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के थादला MLA वीर सिंह भूरिया का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। पश्चिम मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। सोशल मीडिया पर मंगलवार शाम को एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें कांग्रेस पार्टी के थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी वाले ने एक बाई को उम्मीदवार बनाया है। वो बाई अलीराजपुर की तरफ से है। भिलाला लोग हैं जो चोर डाकू होते हैं। इस तरीके से टिप्पणी किए जाने को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है और FIR भी दर्ज कर ली गई है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के MP जसबीर गिल कहते हैं कि उनको पार्टी टिकट दे या ना दे, हमेशा कांग्रेस पार्टी के नेता थे, आगे भी बने रहेंगे और इसी तरीके से पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। मीडिया में डिबेट चल रही थी कि शायद वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा। साथ साथ पप्पू यादव ने 2 अप्रैल को पूर्णिया में नामांकन दाखिल करने की जानकारी दी है। पप्पू यादव के समर्थकों ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, RJD का भी उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में उतरा हुआ है। साथ
साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री संदीप पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि हर जगह आम आदमी पार्टी के विधायकों को कॉल आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो चाहिए बोलो मिल जाएगा, नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। दिल्ली पंजाब की जनता ने इतनी उम्मीद से केजरीवाल को चुना है और ये जनता का अधिकार है। कुल मिलाकर दोस्तों कई सारे और भी सवाल भारतीय जनता पार्टी पर लगातार खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।